हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यस पीपल, एवरीवन बैक। जल्दी से बताओ, क्या आप सब वापस आ गए हैं? लेके बैठे हैं नलायक। खाना तो नहीं ना इतना, 15 मिनट दिए तुमको पूरे के पूरे, 15 मिनट दिए पूरे के पूरे, खा के आते। चलो सर, लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट रिपोर्ट्स वाला चैप्टर। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, इसको फटाफट फटाफट निपटाएंगे। ये क्या कह रहा है सर? ऐसे 700 क्या कहता है? सबसे पहले ओपिनियन फॉर्म करो, देन यू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 700 में क्यों लाया गया? बेसिकली दो पर्पस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टॉक्स अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड क्योंकि सेम फॉर्मेट और कंटेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी आ जाती है, तो ये बात हो गई। सर ओपिनियन फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो कंक्लूड करना पड़ता है। कंक्लूड में 3 चीजें आती है सर। क्या क्या आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला? दूसरा, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है, कहीं वो मटेरियल तो नहीं। एंड तीसरी चीज आप इवेल्युएशंस करते हो। सर किसकी? रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो एंटिटी की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को आप इवेल्युएट करके चलते हो। जब आपने कंक्लूड कर लिया सर क्या कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई किस चीज को लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, तो फिर आप अपना ओपिनियन दे दोगे। तो सर कंक्लूजन में 3 चीजें याद रखना। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला कि नहीं, दूसरा जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल नहीं होनी चाहिए, एंड तीसरा आप इवेल्युएशन करते हो रिगार्डिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या आता है? मैनेजमेंट की जजमेंट। कह रहे मैनेजमेंट कई सारी जजमेंट करता है इन मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा इन्होंने कहा जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उसको आप ऐसे 260 के हिसाब से डिस्कस करते हो विद टीसीडब्ल्यूजी। एंड तीसरा इन्होंने कहा कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते वक्त हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंसीडर करते वक्त हम देखेंगे कहीं मैनेजमेंट की जजमेंट में बायसनेस तो नहीं, एंड ऑडिटर कैन कंक्लूड दैट द लैक ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब मैनेजमेंट बायस्ड है, मैनेजमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है, टुगेदर विद द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कॉजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो सर ये वाली जो लाइनें है ना, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट में मिल सकती है। तो याद रखना, लैक ऑफ न्यूट्रलिटी plus uncorrected misstatement can be an indicator of material misstatement. तो इस बात को सारे ध्यान में रखना। सर इंडिकेटर ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी क्या क्या है? सबसे पहली बात, हमने मैनेजमेंट को 2 करेक्शंस दी। एक करेक्शन नहीं करी, दूसरी कर दी। सर कौन सी वाली कर दी? जिससे उसकी अर्निंग्स बढ़ रही थी, और जिस करेक्शन से अर्निंग कम हो रही थी वो करेक्शन नहीं करी, तो उसने सिलेक्टिव करेक्शन करी ऑफ द मिसस्टेटमेंट। दूसरा, जब कोई बंदा सिलेक्टिव करता है तो वो आदमी बायस्ड है। जो बंदा सिलेक्टिव काम कर रहा है वो बायस्ड है, यानी मैनेजमेंट्स बायस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। बस ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी? मैनेजमेंट मेकिंग सिलेक्टिव करेक्शन, बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट मेकिंग सिलेक्टिव करेक्शन। दूसरा, मैनेजमेंट की बायसनेस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। ऐसे 540 भी इसकी बात करता है। ऐसे 540 ऑल्सो एड्रेसेस द पॉसिबल मैनेजमेंट बायस इन मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो आपने बोलना है दैट इंडिकेटर्स ऑफ अ पॉसिबल मैनेजमेंट बायस, इसका मतलब ये नहीं है कि मिसस्टेटमेंट है, हाउएवर दे कैन अफेक्ट द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मेरे दोस्त यही बातें आपने बस एक बार रीड करके चलनी है, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। तो इफ वी रिवाइज अगेन तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कंक्लूड करना जरूरी है। कंक्लूड किस चीज को करना है? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इसके रिगार्डिंग हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। सर रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेते हैं? एक छोटा सा रिवीजन और करते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। जो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है इसकी वजह से करते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है? पहली लिमिटेशन उनकी वजह से। सर उनकी वजह से का क्या मतलब है? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नेचर है उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट की जो जजमेंट है वो इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट क्या है सर? नेचर ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स।
जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स है उनकी नेचर की वजह से। इसमें 4 पॉइंट क्या आते थे? पहला पॉइंट आपका ये आता था कि एज एन ऑडिटर हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सर वो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड है, क्योंकि मैनेजमेंट फ्रॉड है। एंड मैनेजमेंट का फ्रॉड है सोची समझी चाल, सोची समझी चाल यानी सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम्स। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? फ्रॉड पकड़ लो। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ये 2 पॉइंट हो गए। सर तीसरा पॉइंट क्या था? टाइमलीनेस एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन द बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड इसमें याद रखना होता है दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डीटीसी, डीटीसी मतलब डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट, डिफिकल्टी टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ रीजनेबल बेसिस टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल। यानी अगर किसी ऑडिट प्रोसीजर का कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ओमिट नहीं कर सकते ये बोल के कि आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा कॉस्ट लग रही है। नहीं, आपको वो ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉइंट वाज अदर मैटर्स। सर ये अदर मैटर्स में क्या थे? 4 पॉइंट्स आते थे। क्या क्या? फ्रॉड किसके साथ? मैंने कहा रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब क्या है? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट है जो कंपनी नॉन कंप्लायंस करेगी इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि उसका गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हो जाएगा, गोइंग कंसर्न भी अफेक्ट हो जाएगा। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग भी आपकी इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं। नहीं भी याद आ रहे तो वैसे भी आपने कल इनको पढ़ना है, कल आपने इनको रिवाइज करना है, तो आप इनको आराम से रिवाइज कर ही लोगे। तो सर ये हो गया। कंक्लूजन में 3 चीजें याद रखनी है, वापस रिवाइज कराओ। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है वो मटेरियल नहीं है। एंड तीसरा, आप इवैल्यूएशंस करते हो रिगार्डिंग द मैनेजमेंट जजमेंट, क्या मैनेजमेंट की जजमेंट में बायसनेस तो नहीं? जो हमारी मैनेजमेंट की जजमेंट है उसमें बायसनेस तो नहीं, वो हमने अभी डिस्कशन कर ली। सर स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस में क्या करना है? स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस में कुछ नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट और डिस्क्लोजर, इन्हीं 3 चीजों की हम बात करेंगे। सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड एंड अप्लाइड है दे शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस दे शुड बी एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद द एफआरएफ, दे शुड बी एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट विद द एफआरएफ। अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर होना चाहिए जो भी आपने सेलेक्ट और अप्लाई करी है, प्लस आप उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करेंगे जो एप्रोप्रिएट है एंड विच आर कंसिस्टेंट विद द एफआरएफ। अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे होने चाहिए? मैंने कहा रीजनेबल होने चाहिए। अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे होने चाहिए? रीजनेबल होने चाहिए। लास्ट का पॉइंट है प्रॉपर डिस्क्लोजर्स होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग 2 पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजी, सर इसमें हमको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? इंफॉर्मेशन में आपने याद रखना है क्योर। सर क्योर का क्या मतलब था? क्योर का मतलब होता है कंपेरेबल। जो इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट और जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो। सो द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड शुड बी क्योर। क्योर का मतलब है पहली बात तो कंपेरेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे दैट शुड बी एप्रोप्रिएट। सो दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड बाय आईसीआई कि व्हाट आर द स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस बाय द ऑडिटर। तो आप बताएंगे अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करके चलो, जो एंटिटी ने सेलेक्ट और अप्लाई करी है। एंटिटी सिर्फ उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट और अप्लाई करेगी जो एप्रोप्रिएट होंगी, विच आर एज पर द एफआरएफ। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के दोनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। फिर आता है सर अकाउंटिंग एस्टीमेट। जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट है दे शुड बी रीजनेबल, जो भी अकाउंटिंग एस्टीमेट है दे शुड बी रीजनेबल एंड द डिस्क्लोजर शुड बी प्रॉपर। डिस्क्लोजर में क्या होता है सर? इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड टर्मिनोलॉजी। इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड एंड टर्मिनोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो वो डिस्क्लोज ही तो कर रहे हो। टर्मिनोलॉजी भी एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी क्योर, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, राइमिंग कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट एंड रिलायबल। ये 5 नंबर का सवाल स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस का आ सकता है। जल्दी से बताओ क्या स्पेसिफिक इवैल्यूएशन क्लियर है? फटाफट बताओ हाँ या ना। बस 7 पेज और 7 पेज और फिर मैं आपको दे दूंगा छुट्टी। फिर आपने बैठ के सिर्फ सवालों को प्रैक्टिस करना है, फिर आपने बैठ के सिर्फ सवालों को प्रैक्टिस करना है। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? डन सर, ऑल गुड? यस सर। प्लस अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, अगर ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये एडिशनल पॉइंट्स भी आप आंसर में लिखोगे। सर क्या? आप देखोगे ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड अगर उनमें नोट्स भी हैं तो वो भी क्या फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करें। इस पॉइंट को भी मत भूलना। अब सर आपका ओपिनियन क्या होगा? इट डिपेंड्स
क्या आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली? अगर नहीं मिली, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिली तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली तो मॉडिफाइड ओपिनियन। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले तो टाइटल इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, फिर आप एड्रेस करते हो टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, देन कम्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। सर ऑडिटर का ओपिनियन पहले बताएगा एंटिटी कौन सी है। हमने रिलायंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे, आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। फिर बताओ कि हाँ हमने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे, फिर बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है, फिर आप बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या, यानी टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स को मत भूल जाना, नोट्स को मत भूल जाना, एंड लास्ट में आप बताओगे डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बस यही 5 बातें आपने याद रखनी है। एंटिटी, फिर आप बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हुआ है, फिर बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, फिर आप नोट्स को मत भूल जाना, एंड लास्ट में आप बताओगे डेट एंड पीरियड टू बी कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द ऑडिटर्स ओपिनियन। अब आप बताओ किस बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन दिया, तो सीना ठोक के बोलना, सीना ठोक के बोलना कि हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से काम किया। फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप बताओ कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। फिर बोलना सिर्फ स्टैंडर्ड्स नहीं, हम तो एथिकल भी हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड्स नहीं हम तो एथिकल भी हैं, यानी द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी प्लस ही हैज कंप्लाइड विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। इसका भी आप स्टेटमेंट दोगे। एंड लास्ट पॉइंट, हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। ये 4 बातें आपने बोलने की ऑडिट हुआ एज पर द एसेज। फिर आप क्या बोलोगे कि एसेज में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी आप एक सेक्शन में बताते हो। फिर आप बोलते हो कि हम इंडिपेंडेंट भी थे, ऐसे 200 ने बोला था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो हम इंडिपेंडेंट भी हैं। एंड लास्ट में आप बोलोगे कि आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। तो ये क्या है सर? ये है उदय, क्या नाम है उनका? उदय नारंग, यही नाम है ना? उदय नारंग है, क्या है? वही बंदा है ना जो बोलता है स स स स स। तो वो जो स स स स वाला सिंगर है, वही वाला ये पार्ट है, ये स स स स सिंगर वाला ही पार्ट है। ऐसे सेक्शन स्टेटमेंट SAAE करके आपने याद रखना है, ठीक है सर। अब आते हैं सर क्या पॉइंट, गोइंग कंसर्न SA 570। गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग आपको SA 570 में होती है। फिर भी मैं एक बार आपको ये रिवाइज करा देता हूं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं सर, SA 570 की गोइंग कंसर्न रिपोर्टिंग क्या होती है। आप भी क्या याद रखोगे, ठीक है? कल जब ऐसे 570 पढ़ रहे होगे तो आपको याद आएगा ये, ठीक है? ध्यान से समझना। ऐसे 570 में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे वेदर द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट। हाँ उदित नारायण, सॉरी उदित नारायण, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखते हो गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट, ठीक है सर। अगर ये एप्रोप्रिएट है तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर ये एप्रोप्रिएट नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बने हैं, तो ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा सर? इस केस में एज एन ऑडिटर इसका जो इंपैक्ट है वो मटेरियल प्लस परवेसिव है, इसका जो इंपैक्ट है वो मटेरियल प्लस परवेसिव है, तो आप एडवर्स ओपिनियन दोगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब आते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज होता है कि ऑडिटर को कंक्लूड करना है, यानी गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आप कंक्लूड करो कि वेदर द मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और नॉट। क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिटर को क्या चाहिए सर? ऑडिटर को क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। व्हाट डज द ऑडिटर वांट? ऑडिटर वांट्स डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को इसका डिस्क्लोजर चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर 4 स्टेप डिस्क्लोजर होता है, ध्यान से समझना। 4 चीजें आपके डिस्क्लोजर में आनी चाहिए। पहली चीज जो आपके डिस्क्लोजर में आनी चाहिए वो है इवेंट्स एंड कंडीशंस, जो मटेरियल अनसर्टेनिटी की बैंड बजाते हैं। दूसरी चीज जो आपकी आनी चाहिए कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है। तीसरी चीज आप बोलोगे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंड चौथी चीज आप बोलोगे दैट द एंटिटी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज द एसेट्स और पे ऑफ द लायबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या यही 4 डिस्क्लोजर चाहिए? आंसर इज यस। अब अगर मैनेजमेंट ने ये डिस्क्लोजर करके दिए, इफ द मैनेजमेंट हैज डन दिस डिस्क्लोजर, यस दीज डिस्क्लोजर्स आर देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या दोगे? आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, क्योंकि जो डिस्क्लोजर्स आपको चाहिए थे वो तो आपको मिल गए। और इसके साथ आप डालोगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, इसके साथ आप डालोगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में लिखो डन डना डन डन, अगर आपको ये बात याद आ गई। अगर आपको ये बात याद आ गई फटाफट चैट बॉक्स में लिखो डन डना डन डन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आ जाओ जी आ जाओ, फटाफट लिखो चैट बॉक्स में डन डना डन डन, फिर हम आगे बढ़े।
इस डिस्क्लोजर को एम्फेसाइज करने के लिए, जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालेंगे। पीटी ने बोला डन डना डन डन, और देखते हैं कितने समझदार बच्चे आए हैं आज हमारे साथ, और देखते हैं कितने समझदार बच्चे आए हैं। अनुष्का ने बोला डन डना डन डन, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। अंकिता ने भी बोला डन डना डन डन, अमन ने भी बोला डन डना डन डन। और बताओ कितने समझदार बच्चे आए हैं, कितने समझदार बच्चे आए हैं जरा बताना। और इतनी क्वालिटी वाले बच्चे कैसे आ गए आज लाइव स्ट्रीम में? और बताओ। आशुतोष ने तो फायर भी लगा दी, कहता डन डना डन डन। जितने बच्चों ने बोला डन डना डन डन, अभी अभी अपने कान पकड़ो। जिसने बोला डन डना डन डन और अपने कान पकड़ो और भगवान से माफी मांगो उन दिनों के लिए जो तुमने दिन वेस्ट करे। अभी भगवान से माफी मांगो कान पकड़ के कि उन दिनों के लिए जो दिन तुमने वेस्ट करे और ऐसे 570 नहीं पड़ा। सर क्यों? भाई साहब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं डालते, मुर्ग पैरा डालते हैं हम यहाँ पे। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ नहीं डालते हम यहाँ पे, मुर्ग पैरा डालते हैं। सर मुर्ग पैरा का क्या मतलब है? मटीरियल अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। और इससे आप यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करते हो, एंड यू ड्रॉ द अटेंशन प्लस यू मेंशन दैट द मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट, एंड हमारा इस चीज को लेके ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। आर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन दिस केस। ये बात आप लिख के चलते हो। आई बात समझ? आई बात समझ? हाँ सर। अब दूसरा केस, डिस्क्लोजर इज नॉट देयर। यस का आंसर हमने दे दिया, अब हमने कहा डिस्क्लोजर नहीं है। सर अगर अब डिस्क्लोजर नहीं है, अब अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो क्या करेंगे? यू विल गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। जो आपको लगता है आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देंगे, प्लस बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन पैराग्राफ। जो आपका क्वालिफाइड और एडवर्स का बेसिस है उसमें आप लिखेंगे कि मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट करती है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर नहीं देते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चीज का डिस्क्लोजर नहीं देते। बस आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ये पूरा 570 का रिपोर्टिंग का काम हो गया। ये पूरा 570 का रिपोर्टिंग का काम हो गया। दिस इज ऑल अबाउट 570 की रिपोर्टिंग। तो यही बात मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। दिस इज वी डिस्कस जनरली इन ऐसे 570, बट ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आता है सर की ऑडिट मैटर ऐसे 701। ये कौन सी एंटिटीज के लिए होता है? दिस इज गिवन फॉर लिस्टेड एंटिटीज। ये लिस्टेड एंटिटीज के केस में होता है। ठीक है सर। ये कौन से मैटर है? मैंने टीसीडब्ल्यूजी के साथ 50 बातें डिस्कस करी। मैंने टीसीडब्ल्यूजी के साथ 50 बातें डिस्कस करी। उसमें कौन सी बातें थी सर? सिग्निफिकेंट बातें थी। उन सिग्निफिकेंट में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, उन सिग्निफिकेंट में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर उनको कैम का नाम देता है। ऑडिटर उनको कैम का नाम देता है। हाउ आर दे सिलेक्टेड? फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। सर कैम का काम क्या है? कैम का काम क्या है? टू इनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन सो दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड दोज मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट। प्लस ऑडिटर जो लोग हैं वो एंटिटी को भी अंडरस्टैंड कर सके। सर कैम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो कैम जनरली किसके केस में होता है सर? लिस्टेड एंटिटीज के केस में। जो भी हमारा प्यारा प्यारा कैम है वो कौन सी एंटिटीज के केस में है सर? ये लिस्टेड एंटिटीज के केस में। लिस्टेड एंटिटी सबसे बढ़िया कौन सी? मैंने कहा टाटा। टाटा सुन के किसका नाम आता है याद? सर JRT टाटा। सर वो JRD टाटा होता है? नहीं, JRT टाटा। JRT का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सिग्निफिकेंट रिस्क आपने ध्यान में रखना है। सर सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। आज मैं तुमको जितना ज्ञान दे रहा हूं ना, ये सारे के सारे सवाल आ जाए तो मजा आ जाएगा। फुल ऑन फुल लेके आ जाओगे ऑडिट में। सर कॉम्प्लेक्स फ्रॉड, जहां भी कॉम्प्लेक्स फ्रॉड है वहां सिग्निफिकेंट रिस्क है। यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स प्लस डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी विच इंडिकेट्स हाई मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। किस किस बच्चे को सिग्निफिकेंट रिस्क जैसा एक टॉपिक होता है याद आ रहा है? जल्दी से बताओ। इतना भी अगर याद आ रहा है कि 315 में सिग्निफिकेंट रिस्क पढ़ते हैं तो इतना भी तुम चैट बॉक्स में लिख रहे हो हाँ सर थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। अगर धुंधला धुंधला भी याद आ रहा है, दिस यू विल बी एबल टू मैनेज इन द नेक्स्ट 1.5 डेज। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट्स याद आए? सिग्निफिकेंट JRT, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। कम ऑन।
बोलो गुरु, क्या ये बातें याद आ रही हैं? नहीं आ रही? ओ माय गॉड, क्या किया जाए ऐसे बच्चों का? क्या किया जाए मेरे दोस्त? पढ़ते लिखते नहीं हो क्या ऑडिट? पढ़ा लिखा नहीं क्या ऑडिट मेरे दोस्त? कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। आज हम जितनी कवरेज कर रहे हैं 25 नंबर तो आपके उसी में से आ जाएंगे। बस 15 नंबर की कवरेज और करनी है, बस 15 नंबर की कवरेज और करनी है, पास हो जाओगे। तो घबराने वाली बात थोड़ी है, चिल करो। बट ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनल में अच्छे से पढ़ना, फाइनल में अच्छे से पढ़ना। अब आता है सर अगला सवाल, क्या कैम हमारा सब्सटीट्यूट बन सकता है? क्या कैम हमारा सब्सटीट्यूट बन सकता है? द आंसर इज नो। सर किसका सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता? डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मॉडिफाइड ओपिनियन, इंडिविजुअल ओपिनियन ऑन सर्टेन मैटर्स, और जो आप गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग करते हो, और जो आप गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग करते हो, इन सबका सब्सटीट्यूट कैम नहीं है। इसी तरह अगर मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा की बात करूं, वो भी इन सबका सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये सवाल भी आईसीआई को कई बार मजा आता है पूछने में, तो याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर का सब्सटीट्यूट नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी का रिपोर्टिंग का सब्सटीट्यूट नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं है, और सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स का सब्सटीट्यूट नहीं है। सर कैम अगर नहीं मिला तो क्या कम्युनिकेट करें? बस इतना कम्युनिकेट कर दो कि हमको कैम नहीं मिला, इतना कम्युनिकेट कर दो कि कैम नहीं मिला, यानी एक्सेप्ट फॉर द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन पैरा देयर इज नो कैम टू बी कम्युनिकेटेड इन आवर रिपोर्ट। ठीक है। अब सर एक बात बताओ, आपने बताया था कि ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोज करनी है, तो कहां डिस्क्लोज करें? या तो आप विद इन द मेन बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, या एज अ अनेक्जर और अपेंडिक्स दे दो, या आप रेफरेंस दे दो टू द वेबसाइट जहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा होता है। एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान में रखना। क्या सर ऑडिटर को साइन करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अपना मेंबरशिप नंबर भी दिखना पड़ेगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा, और यूडिन भी डालना पड़ेगा, यूडिन भी डालना पड़ेगा। इतनी सी बात। क्या प्लेस ऑफ सिग्नेचर आएगा? लोकेशन डालनी पड़ेगी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आएगी। सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? नॉट अर्लियर देन द डेट जब ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। जब तक ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट नहीं बनाएगा। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पहले प्रिपेयर हो जाने चाहिए, और मैनेजमेंट से आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 वाली, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 580 वाली आप मैनेजमेंट से ले लेना कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। तो जब तक ये तीन चीजें नहीं हो जाती, सर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते, मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता, और हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया होता। इन तीनों केसेस के पूरे होने तक आप ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेंगे। जैसे ये तीनों होंगे पूरे, उसके बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट को डेट करेंगे। सर क्या हमें अपना ओपिनियन मॉडिफाई भी करना पड़ेगा? यस, आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये क्या कहता है? अगर आपको कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिली तो आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? डाकू ओपिनियन। डाकू का क्या मतलब है? डिस्क्लेमर, एडवर्स, क्वालिफाइड। इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा, इनमें से कोई एक चुनना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अगर जो हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, अगर उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, तो सर कौन सा ओपिनियन देंगे? जल्दी से बताओ। अगर हमारी जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, फर्क नहीं पड़ता सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला है कि नहीं, हमको इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं, हमको इससे तो फर्क पड़ता ही नहीं। जल्दी से बताओ कौन सा ओपिनियन देंगे? फर्क हमको नहीं पड़ता। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इसका इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, कौन सा ओपिनियन आएगा? सर क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इस केस में हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब मान लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और इसका इंपैक्ट जो है वो परवेसिव है। अब इसका इंपैक्ट परवेसिव है, प्लस हमको इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है, हमको इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है, तो एडवर्स ओपिनियन। अब इसका इंपैक्ट परवेसिव है, इसका इंपैक्ट परवेसिव है और एविडेंस भी नहीं मिला। तो मैंने कहा जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एविडेंस ही नहीं मिल रहा, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एविडेंस ही नहीं मिल रहा, तो आप ओपिनियन भी मत देना। तो फिर आप ओपिनियन भी मत देना। सर ओपिनियन ना देने को क्या बोलते हैं? ओपिनियन ना देने को क्या बोलते हैं? ओपिनियन ना देने को बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन ना देने को बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो फिर उस केस में आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो। क्या ऐसे 705 समझ आया? हाँ सर ऐसे 705 समझ आया, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। परवेसिव का क्या मतलब है? इट इज अफेक्टिंग मल्टीपल असर्शन। ये जो इंपैक्ट है ये मल्टीपल असर्शन, मल्टीपल अकाउंट बैलेंस और ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, अकाउंट और आइटम। इवन इफ इट इज कन्फाइंड, अगर ये सिंगल अकाउंट बैलेंस, क्लास और ट्रांजेक्शन को अफेक्ट फर्क इंपैक्ट डालता है, it has a substantial portion of financial statement, it has a substantial portion of the financial statement। और अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करूं, अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को तो छोड़ दो, अगर मैं आपसे डिस्क्लोजर की बात करूं, दैट डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अगर मैं सिंगल अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करता हूं, सो दिस
मिस स्टेटमेंट इज अफेक्टिंग मल्टीपल अकाउंट बैलेंस एंड मल्टीपल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर ये मल्टीपल को अफेक्ट नहीं कर रहा, सिंगल को अफेक्ट कर रहा है, दैट हैज अ सब्सटेंशियल पोर्शन। अगर मैं डिस्क्लोजर की बात करता हूं, दैट डिस्क्लोजर इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर मैनेजमेंट आप पे लिमिटेशन इंपोज करता है, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेने दे रहा, तो एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू? अगर इसका इंपैक्ट इज रिजल्टिंग इन अ क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन, आपको लग रहा है इसकी वजह से क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर होने वाला, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करो, प्लीज मैनेजमेंट, मेरे प्यारे मैनेजमेंट, मेरे क्यूटी मैनेजमेंट, इस लिमिटेशन को हटाओ। अगर मैनेजमेंट नहीं मानता तो किसके पास जाएंगे? सर मैनेजमेंट का पापा जी यानी टीसीडब्ल्यू जी। जो मैनेजमेंट का पापा जी यानी टीसीडब्ल्यू जी, उसके पास जाएंगे, डिटरमाइन करेंगे वेदर आप इज पॉसिबल। आपका मतलब है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। जब 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 मैनेजमेंट हमको एविडेंस नहीं देगा, हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। ये ऑडिट का विधान है, ये ऑडिट का विधान है, ना तो आप ना मैं इसको तोड़ नहीं सकते। सर अब एक बात बताओ, अगर हमको फिर भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता और जो इंपैक्ट है वो मटीरियल है बट परवेसिव नहीं, तो आपने मुझे अभी बताया क्वालिफाइड ओपिनियन आता है। पर अगर इसका इंपैक्ट मटीरियल और परवेसिव है तो हम डिस्क्लेमर देंगे। नहीं, पहली चॉइस कभी डिस्क्लेमर नहीं होती, पहली चॉइस कभी डिस्क्लेमर नहीं होती, पहली चॉइस होती है विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। जब आपने ओपिनियन देना ही नहीं तो रुके क्यों, निकल लो पतली गली से। जब भी विड्रॉ करेंगे तो कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? ADT3 मैं हो गया फ्री, ADT3 मैं हो गया फ्री। उसमें आप रीजंस बताते हो कंपनी को, किसको? ROC को, और किसको सर? C&AG को। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। क्या ये बात लिंक हुई? हाँ सर ये लिंक हो गई। और अगर आप विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर आप डिस्क्लेम करोगे, एंड जो भी विड्रॉ करोगे उसके बारे में आप TCWG से कम्युनिकेट करोगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। चौधरी जी, नेहा चौधरी जी, नहीं अभी हम सिर्फ कंपनी ऑडिट, कारो और ऑडिट रिपोर्ट कवर करेंगे, बाकी सारी चीजें कल आपने संभाल ली है, बाकी सारी चीजें आपने संभाल ली है। सर जब डिस्क्लेमर ओपिनियन होता है तो कैम नहीं होता ना? यस, तो आप कैम नहीं देते, बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने, बिल्कुल सही कहा आशुतोष जी ने। सर अब ये क्या है? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन ओपिनियन इज मॉडिफाइड, दिस इज योर होमवर्क। क्योंकि इसमें मेरे लिए रिवाइज कराने लायक कुछ है नहीं, इसमें आपने बस समझना है कि किस किस तरीके से आप अपना ओपिनियन लिख के चलेंगे, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो इसमें कुछ मसाला नहीं है, बट हाँ डिस्क्लेमर वाला डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लेमर वाली चीज क्या है? सर क्या कहता है? जब भी आप डिस्क्लेम करेंगे तो आप बोलेंगे ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, की ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करता। सर ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड फॉर अ बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो जब एविडेंस ही नहीं है तो ओपिनियन कहां से लाएं? एंड लास्ट पॉइंट में आप बोलोगे कि जब आप ऐसे 700 में बोलते थे, याद है आप ऐसे 700 में ओपिनियन पैरा डालते थे, उस ओपिनियन पैरा में आप क्या डालते थे? एंटिटी का नाम डालते थे, फिर बोलते थे दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। अब आप ये नहीं बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, अब आप बोलोगे दैट द ऑडिटर वाज एंगेज्ड टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिट हुआ ही नहीं है, हमको तो एंगेज किया गया था ऑडिट करने के लिए। तो तीन बातें, ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। सर क्यों नहीं करता? क्योंकि एविडेंस नहीं मिला, एंड तीसरा वी वर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब आता है सर ऐसे 706, अब आता है ऐसे 706, सबसे प्यारा। अच्छा ऐसे क्या कहता है ये? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ। तो चलो थोड़ी थोड़ी क्विज खेल लेते हैं, थोड़ी थोड़ी क्विज खेल लेते हैं। एक पैरा है, जब वो आता है सर क्या करता है? वो एक ऐसे मैटर पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करता है विच इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैज बीन एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ कौन सा पैरा आएगा, ईओएम या ओएम पैरा? जल्दी से बताओ। एक मैटर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, मुझे उस पे यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना है, तो कौन सा पैरा आएगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कृति अग्रवाल जी ने बिल्कुल सही बताया सर, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा तो इसका क्या मतलब है? इट इज अ पैरा इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट विच रेफर्स टू अ मैटर appropriately presented and disclosed in the financial statement, जो ऑडिटर की जजमेंट में is fundamental to the user's understanding of financial statement। सर जब जब एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आएगा तो आपने एक सेपरेट सेक्शन डालना है जिसका नाम होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर। उसमें आप एक क्लियर रेफरेंस दोगे कि कौन से मैटर को आप एम्फेसाइज कर रहे हो एंड वो मैटर कहां मिलेगा, वो मैटर कहां मिलेगा, यानी वेयर द रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स व्हिच हैव बीन एम्फेसाइज्ड कैन बी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस आप एज अ ऑडिटर वो बोलोगे जो आप गोइंग कंसर्न पैरा में बोलते हो। सर आखिरी में क्या बोलते हैं गोइंग कंसर्न पैरा में? दैट हमारा ओपिनियन इन चीजों को लेके मॉडिफाइड नहीं है,
हमारा ओपिनियन इस चीज को लेके मॉडिफाइड नहीं है, तो यही बात आप यहां भी बोलोगे दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर एम्फेसाइज। तो मैटर पैराग्राफ डालेंगे जिसका हेडिंग लिखेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर। फिर आप क्या करोगे, क्लियर रेफरेंस दोगे टू द मैटर, प्लस बताओगे कि वो रेलिवेंट डिस्क्लोजर कहां मिलेंगे, एंड लास्ट में बोलोगे हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। सर 4 एग्जांपल देके बताओ, 4 एग्जांपल देके बताओ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको बताया था 2 बाद वाली बातें, 2 पहले वाली बातें, 2 बाद वाली बातें, 2 पहले वाली बातें। सर बाद वाली बातें क्या है, आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन, आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन, प्लस सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो ये तो बाद वाली बातें हो गई। पहली वाली बातें बताओ, अर्ली एप्लीकेशन, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड लास्ट पॉइंट क्या है सर, कैटेस्ट्रॉफ हो गया। कैटेस्ट्रॉफ का क्या मतलब है, भूकंप, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, जिससे एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट आया, विच हैज हैड और कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटी। सर बाद में क्या होगा, लिटिगेशन का आउटकम आएगा, बाद में क्या होगा, सब्सिक्वेंट इवेंट होगा। पहले क्या हुआ, पहले हुआ हमारा अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और सारे बच्चे करो ततड़ 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 किया करो, जब भी कुछ चीजें याद ना आ रही हो उससे दिमाग दौड़ने लगता है, उससे दिमाग दौड़ने लगता है, और कान खींच लिया करो जब आपको लगे आपका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट है मेजर कैटास्ट्रॉफ विच हैज हैड एंड कंटिन्यूज टू हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। जल्दी से मेरे को थम्स अप दो और बताओ क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बातें क्लियर है। अगेन इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट ओपिनियन एंड गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग। जल्दी से बताओ, इज एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्लियर? 5 मिनट में फटाफट हमने इसको खत्म कर दिया। जल्दी से बताओ। अब आता है सर अदर मैटर पैराग्राफ। अदर मैटर पैराग्राफ किसकी बात करता है, मैटर्स अदर देन विच हैव बीन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब आप मैटर्स अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज की बात करोगे तो अदर मैटर डालोगे, प्लस इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नो, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिपोर्ट। तो जब जब आपको ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी है, ऑडिट समझाना है, ऑडिट रिपोर्ट समझाना है, तो आप अदर मैटर पैराग्राफ डालते हो। सर ये अदर मैटर पैराग्राफ कब कब आएगा, व्हेन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन, एंड अगर 701 अप्लाई होता है तो ये मैटर कैम नहीं है। अगर 701 अप्लाई होता है तो ये मैटर कैम नहीं है। जब भी आप ईओएम और ओएम पैरा डालोगे तो टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा। सर ये बात कहां लिखी है, 706 में तो लिखी ही है, और 260 में भी लिखी हुई है, 260 में भी लिखी हुई है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जब भी आपको लग रहा है चेंज होगा इन द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट, तो भी आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ता है। मुझे जितना याद है 710 एंड आईसीआई ने मई में पूछा था, मुझे जितना याद है ऐसे 710 आईसीआई ने मई में पूछा था। फटाफट बताओ मुझे चैट बॉक्स में, क्या 710 मई में आया था? अगर मई में आया था तो फिर मैं सेल्फ रिवीजन के लिए दे रहा हूं, अगर मई में आया था तो फिर मैं सेल्फ रिवीजन के लिए दे रहा हूं, देन आई एम गिविंग फॉर सेल्फ रिवीजन। अगर नहीं आया तो फिर करेंगे। जल्दी से बताओ, जिस जिस बच्चे को मई के बारे में पता है वो बताए मुझे। मेरे को जितना याद है पूछा था। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों पार्टी करो, टैडा टैडा। बोलो बेटा जल्दी बताओ क्या करें। कैसे कैसे किया था 710? आया था नहीं आया था, आया था नहीं आया था, जल्दी से बताओ। हम्म, आया था नहीं आया था, फटाफट बताओ। अगर सेल्फ रिवीजन में दे रहे हो तो नहीं आया था, झूठे नालायक बच्चे, कहां से आए हो तुम, कहां से आए हो तुम, बताओ भाई। यार ऐसे शरारत शरारत मत करो यार, प्लीज शरारत मत करो, 10 बज गए यार, मेरे को सोना भी है, कल मेरी सुबह क्लास भी है। प्लीज मेरे पे थोड़ा सा रहम करो ना। बताओ, तुम अगर नहीं बताओगे ना तो मैं चेक कर लूंगा, ठीक है? तुम अगर मुझे नहीं बताओगे तो चेक करें, आओ तुमको चेक करके दिखाएं। BOS, बड़ी खतरनाक वेबसाइट पे लेके जा रहा हूं तुमको, और अगर निकला ना तो फिर देखना एक एक बच्चे की बैंड बजेगी। कहाँ गया सर, कहाँ गया सजेस्टेड आंसर्स? अभी बताओ, आया था नहीं आया था? नहीं आया था, कैसी बातें कर रहे हो यार, नहीं कैसे नहीं आया, मेरे को तो लग रहा है आया था। हम्म, ओ नहीं आया, चलो ठीक है फिर कर लेते हैं,
फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 710 नहीं आया तो फिर कर लेते हैं सर। 710 क्या कहता है, बड़ा सिंपल है। इसमें आपने बस 3 से 4 बातों पे फोकस करना है सर। क्या, सबसे पहले तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ब्रेक मिल गया तुमको, टाइम पास वाला ब्रेक मिल गया, फटाफट आ जाओ 710 पे, इसको भी खत्म करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या कहता है सर, सबसे पहले तो बेसिक प्रोसीजर। ये जो बेसिक प्रोसीजर है ये 510 जैसे ही है सर। 510 जैसे क्यों, यानी आपने देखना है कि पिछले बार के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उन अमाउंट्स को करेक्टली इस बार दिखाया गया है कि नहीं। यानी जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है इट एग्रीज विद द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ द प्रायर पीरियड, पिछले साल से ये एग्री करती है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है दे हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड। और अगर उनमें कोई चेंजेस हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस है तो फर्क पड़ता है क्या, नहीं। इट शुड बी अप्रोप्रिएटली एपीडी। सर एपीडी का क्या मतलब है, अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है तो वो भी अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है सर। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्री करती है विद द प्रायर पीरियड, प्लस अकाउंटिंग पॉलिसीज एकदम चकाचक है। अब आती है सर गड़बड़ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। अगर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, अगर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है, बच्चा कह रहा आया था तो कोई बात नहीं कर ही लेते हैं। अगर आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो आपका काम बढ़ जाएगा। आपका काम क्या बढ़ जाएगा, अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाती है तो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करना है। किस चीज के लिए, टू डिटरमाइन की वेदर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। यानी अगर आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलने के लिए, उस पॉसिबिलिटी को यकीन में बदलने के लिए, तो मैंने कहा यकीन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे। और दूसरा, आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे, आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे, यानी पिछले साल जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकली है वो काम आप ही ने खराब किया है। तो इस केस में 560 लग जाएगा सर। 560 का कौन सा पार्ट, फैक्ट्स अबाउट विच द ऑडिटर बिकम्स अवेयर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फैक्ट्स अबाउट विच द ऑडिटर बिकम्स अवेयर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो वाला पार्ट यहां लग जाएगा। एंड लास्ट में आप मैनेजमेंट से हलवा चने लेके आओगे सर। हलवा चने का क्या मतलब होता है, जो आखिरी में हम लेते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द पीरियड्स रेफर्ड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन, प्लस क्या मैनेजमेंट ने अपने पीएनएल में कोई प्रायर पीरियड आइटम दिखाया, कोई एरर दिखाया तो उसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बेसिक ऑडिट प्रोसीजर क्या है, जो करंट जो प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन हमने डिस्क्लोज कर रखी है इट एग्रीज, जो हमारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है वो एग्री करते हैं विद प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन। सर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो करी हैं, अगर चेंजेस किए हैं तो इट हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है देन यू नीड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। सर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस की वेदर द मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट। अगर आप ही पिछले साल के ऑडिटर थे तो भाई साहब ऐसे 560 अप्लाई हो जाएगा। बच्चा कह रहे सेल्फ रिव्यू थ्रेट, बच्चा सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब सीखो। आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब सीखो। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब ये नहीं होता आप पिछले साल के ऑडिटर थे तो इस साल के ऑडिटर नहीं बन सकते। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब होता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और आप ही चेक कर रहे हो, ऐसी तो हमने बात की ही नहीं। ध्यान से सुनो चीजों को, ठीक है। अब आता है लास्ट पॉइंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। पहले तो हर पीरियड के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, 580 ने सिखाया हुआ है। दूसरा, स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द पुराने पाप, जो इन्होंने पुराने पाप करे, पी फॉर पुराने पाप, पी फॉर प्रायर पीरियड आइटम, उनका जो डिस्क्लोजर किया है पीएनएल में उसके लिए भी स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। क्या ये बात समझ आई, हाँ सर। अब सर दो चीजें होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोनों के केस में रिपोर्टिंग अलग अलग होती है। क्या कहती है, ध्यान से समझना। जो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर होती है वो कहता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, पिछले साल का नहीं। पर आप पुराने बैलेंसेस को भी रेफर करोगे अगर उनमें गड़बड़ है, अगर उनमें गड़बड़ है, यानी इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड इंक्लूडेड अ मॉडिफाइड ओपिनियन एंड जिस वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हुआ था दैट मैटर इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड, तो फिर आप उसको रेफर करके चलोगे और आप बोलोगे कि हम इस साल का भी ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। क्या कहकर, दो ऑप्शन है आपके पास मॉडिफाई करने के, या तो आप दोनों को रेफर करो, रेफर टू द करंट पीरियड एंड रेफर टू द प्रायर पीरियड एंड से इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन दैट द इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो पिछले साल की गलती थी उसका इस साल पे जो इफेक्ट है वो मटेरियल है। दूसरा आप कह सकते हो कि इफेक्ट तो मटेरियल नहीं है, बट जब आप गलत चीज को सही से कंपेयर करते हो, जब आप गलत चीज को सही से कंपेयर करते हो तो भी आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हो। सो इन अदर केस एक्सप्लेन दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट
of the unresolved matter on the comparability of current year figure with the corresponding figure. So दो बहाने हो सकते हैं. पहला बहाना ये हो सकता है कि पुराने वाले का इस साल पे जो इफेक्ट है वो मटेरियल है. दूसरा ये हो सकता है कि उनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, बट कंपेरेबिलिटी की वजह से आपको लगता है कि आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए. सर सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है पिछली बार मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं था, बट आपको ऑडिट करते वक्त मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई. आपको ऑडिट करते वक्त मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिनमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन था. देन अगेन इस केस में आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दोगे अगर मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करता. अगर मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करता देन अगेन यू विल मॉडिफाई योर रिपोर्ट. इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड, अगर पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में इसके बारे में बताओगे. सर अदर मैटर पैराग्राफ क्यों? क्योंकि एज एन ऑडिटर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज नहीं है. इसमें बस आप ऑडिट के रिगार्डिंग कुछ बात बता रहे हो जो यूजर्स को पता होनी चाहिए. तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में बोलोगे कि पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ. तो क्या इसका ये मतलब है कि मुझे प्रायर पीरियड जो आइटम्स हैं, जो मेरी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स हैं, बेसिकली जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, इतनी फालतू की बातें नहीं करते ना, सीधा बोलो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेना? जल्दी से बताओ. अगर मेरे पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं हुआ तो चलने दो ना, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करो और आगे बढ़ जाओ. क्या मुझे इसके रिगार्डिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लेना? जल्दी से बताओ. लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? बोलो बोलो, लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? बताओ जल्दी, इतनी देर लगा रहे हो, फटाफट बताओ. की करें, की करा इस केस में? जल्दी बताओ, की करा तुसी इस केस में? की करा, कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे? इफ अनऑडिटेड तो लेना होगा. अच्छा अच्छा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या बोल दिया तुमने ये? अगर ऑडिट हुआ तो नहीं लेते? अगर ऑडिट होता तो नहीं लेते? कह रहे लेना पड़ेगा. शायद, शायद बोलोगे तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो. भाई साहब कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, 510 कहता है लेना पड़ेगा. वेरी गुड पायल, तुम ही अकेली समझदार लग रही हो मुझे यहाँ. 510 कहता है लेना पड़ेगा भाई, चाहे ऑडिट हुआ हो या ना हुआ हो. तुमने तो 510 की धज्जियां उड़ा दी. तुमने तो 510 की धज्जियां उड़ा दी. क्या कह रहे हो? शायद. कॉन्फिडेंस रखो भाई, पेपर देने जा रहे हो तुम ऑडिट का. क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? तो क्या कह रहा है? इफ द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड देन स्टिल, इसके बारे में आप ओम पैरा में तो बताओगे, but it does not relieve the auditor the responsibility to obtain sufficient and appropriate audit evidence. क्या ये बात समझ आई? हाँ सर. कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? आपको हर पीरियड को रेफर करना होता है. बट एक बात बताओ, एक बात बताओ, जो पुराना वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें आपको गड़बड़ मिल गई. जो पुराना वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसमें आपको गड़बड़ मिल गई, और जो पुराना वाला ऑडिटर है, जो पुराना वाला ऑडिटर है उसने क्या किया सर? उसने उसके बारे में कुछ नहीं किया था. उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया. कंपैरेटिव के बारे में इन्होंने दे नहीं रखा क्या? कंपैरेटिव के बारे में कंपैरेटिव का मेरे को लग रहा है तुम्हारे लेवल पे है नहीं. फाइनल लेवल पे तो है, फाइनल लेवल पे तो है, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे नहीं है. ध्यान से समझना, पहले तो आप हर पीरियड को रेफर करोगे, धीरे धीरे ही चलते हैं. If when reporting on the preparation and presentation of financial statement, अगर ऑडिटर का जो ओपिनियन है इट इज डिफरेंट है, अगर ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है पुराने वाले से, तो अगेन आप अदर मैटर पैराग्राफ में बताओगे 706 में. क्या ये बात समझ आई? ठीक है. इधर देखो, इधर देखो. रो क्यों रहे हो यार? ऐसे रोना धोना नहीं करते, छोटी बच्ची हो क्या? इधर देखो, इधर देखो. क्या सर? द एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू अप्रोचेस. सर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर में आप सिर्फ करंट ईयर की बात करते हो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप दोनों ईयर की बात करते हो. ठीक है. अब अगर पुराने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब अगर जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका ऑडिटर कोई और था, तो अगेन आप अदर मैटर पैराग्राफ में बताओगे कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर कोई और था. फिर बताओ उसने क्या ओपिनियन दिया और कब दिया. फिर बताओ उसने क्या ओपिनियन दिया, कब दिया, यानी डेट ऑफ द रिपोर्ट एंड टाइप ऑफ ओपिनियन. एंड अगर आपको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जो पुराने ऑडिटर ने जिस पे रिपोर्ट नहीं किया है, देन अगेन आप मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बोलोगे और
अगर पुराने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो जाते हैं और उस पर नई ऑडिट रिपोर्ट आ जाती है तो फिर आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप करंट पीरियड पे ही रिपोर्टिंग करके आगे बढ़ेंगे। जब भी पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं होता तो आप अदर मैटर पैराग्राफ में बताते हैं, बट क्या हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंसेस के लिए? द आंसर इज यस, आपको ओपनिंग बैलेंसेस के लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ेगा। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का भी एक पॉइंट याद रखना, ऐसे 700 कहते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, ये आपने बताना पड़ता है। ट्रू एंड फेयर व्यू में आप क्या क्या चीजें कंसीडर करते हैं? जो एसेट्स है वो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड नहीं है, यानी करेक्टली वैल्यूड है, प्लस हमारा कोई भी मटेरियल एसेट ओमिटेड नहीं है। अगर किसी एसेट पे चार्ज है तो वो हमने डिस्क्लोज कर रखा है। 3 बातें ध्यान रखना, नो एसेट इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, कोई भी एसेट ओमिटेड नहीं है, प्लस कोई भी मटेरियल एसेट ओमिटेड नहीं है, और अगर चार्ज है तो हमने डिस्क्लोज कर दिया। इसी तरह कोई भी मटेरियल लायबिलिटी ओमिटेड नहीं है, कोई भी मटेरियल लायबिलिटी ओमिटेड नहीं है। तो एसेट के 3 पॉइंट, लायबिलिटी का 1 पॉइंट। फिर आप बोलोगे पीएनएल और बैलेंस शीट ने सारे मैटर डिस्क्लोज कर रखे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड। तो ये भी सवाल कई बार आ जाता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू में ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, तो 5 चीजें चेक करेगा। एसेट के केस में 3 चीजें, नथिंग इज ओवर वैल्यूड, नथिंग इज ओवर वैल्यूड, विच एवर इज डिस्क्लोज्ड इट हैज बीन करेक्टली वैल्यूड। ठीक है, तो आपने वैल्यू वाली बात करनी है। प्लस हमने कुछ भी ओमिट नहीं किया, नो मटेरियल एसेट हैज बीन ओमिटेड, और अगर किसी पे चार्ज था वो चार्ज भी हमने डिस्क्लोज कर दिया। लायबिलिटी के केस में आपने क्या बोला, नो मटेरियल लायबिलिटी हैज बीन ओमिटेड। बैलेंस शीट एंड पीएनएल जो है वो सारे मैटर डिस्क्लोज करते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो करी। लास्ट का पॉइंट याद रख लेना अगर मन हो तो, जो भी नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है उनको हमने सेपरेटली डिस्क्लोज किया, उनको भी हमने सेपरेटली डिस्क्लोज किया। दैट्स ऑल फॉर दिस। ये एक क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या कर रखा होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिया होता। सर क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया है, ऑडिटर ऑब्जर्व दैट दीज ट्रांजैक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं थी तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते। बस इतनी सी बात आपने इसमें समझनी है, इसमें और कुछ मसाला नहीं है। अभी हमको क्या करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो बस इसी तरह मन लगा के खुशी खुशी पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये बदमाशी चलेगी नहीं ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है तो सोच समझ के करना ये गेम। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। विशिंग यू द बेस्ट।